डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये यहां से हमारे पास इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग हो जाती है। पहले के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो पहले पी ब्लॉक भी आता था, अब हमारे पास पी ब्लॉक 12 के सिलेबस में से हट गया, हमारे पास सिर्फ डी एंड एफ, यही जो पीरियोडिक टेबल में से काट छाट करके सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। एक बार ना मेरे हिसाब से हमें पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल +1 का डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके बाद हम स्पेसिफिकली डी एंड एफ की बात कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। +1 में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, याद है पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या था? क्या था? 118 एलिमेंट, 7 पीरियड, 18 ग्रुप, सबको पता है ये वाला, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, ऐसा ही था। वो वाले एस ब्लॉक एलिमेंट, वो पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। हमने ब्लॉक्स कैसे डिवाइड करे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। जिस भी किसी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में लाई करता है उसे उस ऑर्बिट के अंदर हमने डाल दिया। जैसे एस ऑर्बिटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे पहले वाले हैं, ये सारे वाले कौन हैं? जो 1s1 वाले हैं, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले ग्रुप में क्या था? सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले थे एस के अंदर, है ना। 1s2 वाला एक्सेप्शन है, ये हीलियम आ गया क्योंकि नोबल गैस आ गया, लेकिन बाकी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 ऐसे करके था। पी ब्लॉक के अंदर सेम वही था, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ऐसे ही डी के अंदर क्या होगा? डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये पूरे D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले आ गए। और फिर नीचे F ब्लॉक आ जाते हैं। F के अंदर कितने आते हैं? 14। तो हमारे पास ये लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं जो हमारे पास F ब्लॉक आते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे, जब हम इधर से इधर आते थे, तो क्या होता था? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता था, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता था। साइज डिक्रीज करता है उधर से इधर आते हुए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती थी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी वहां से यहां आते हुए क्या होता था? इंक्रीज करती थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती थी, तो वो नेगेटिव में डिक्रीज करती थी। ऐसे ही होता था। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर से इधर आते हुए बढ़ती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होता है, चाहे उधर की बात करें चाहे इधर की। ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। और लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, साइज डिक्रीज कर रहा था, टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट आते हुए सेम शेल, सेम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, इसलिए नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डोमिनेट करती रहती है और साइज डिक्रीज करता रहता है। ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है? शेल्स ऐड ऑन होती रहती है, इसलिए नेट इफेक्टिव जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक पड़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो दूर दूर होता रहता है न्यूक्लियस से, साइज इंक्रीज करता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना। ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज थी। अब हम स्पेसिफिकली सिर्फ डी ब्लॉक वालों में इंटरेस्टेड है, तो हमारे पास डी ब्लॉक वालों के बारे में एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या? इनको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या लेंथनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक में क्या है बच्चा? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। हम किनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल है। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है? कि पूरे तरीके से D10 नहीं होना चाहिए, पूरे तरीके से फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। हमें क्या पता है? डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 10 के 10 नहीं होने चाहिए। 9 होंगे तो चलेगा, 4 होंगे तो चलेगा, 5 होंगे तो चलेगा, लेकिन 10 नहीं होने चाहिए। अगर 10 हैं तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहेंगे? जिनके अंदर
पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। किसी को इसमें परेशानी, ये बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डन है। और एक और रीजन होता है, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे लाई बिटवीन एस एंड पी, और एस से पी के ट्रांजिशन के बीच में डी ऑर्बिटल आता है। एस और पी के ट्रांजिशन के बीच में डी ऑर्बिटल लाई करता है, तो इसीलिए भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, पहला ये क्लियर रखेंगे, ऑल दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? इन डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तुम्हें कितना था? एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद 4s2 3d10, 30 हो गया पूरा। तो 3d10 का मतलब इसके पास तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसका 3d10 है, इसका 4d10, इसका 5d10। जिसके पास d10 d10 है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एटम्स। क्लियर है? क्योंकि ट्रांजिशन के लिए विद इन डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, ताकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर सके, इधर उधर शिफ्ट हो सके इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो इसलिए जिंक वाली जो रो है हमारे पास, जिंक, कैडमियम, मरकरी, these are d block elements but they are not considered as transition elements। डन है ये? इसका एक हम अगर जो फ्रेज बनाते हैं तो क्या कहते हैं? all the transition elements are d block but all d block elements may not be transition elements। डन है? किसी को परेशानी इसमें? अब आता है हमारे पास सीरीज कौन कौन सी है। देखो, जब हमने ट्रांजिशन सीरीज की बात करी है बच्चा, तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज, ये वाली। सबसे पहले जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए, तो ध्यान से देखो, इन वालों के अंदर किसी के अंदर भी डी ऑर्बिटल नहीं है। इन तीनों में 1s1 है, ये क्या है हमारे पास? 2s1, ये 3s1, 3s से होते हुए 3p तक है, डी ऑर्बिटल कहीं आया नहीं है। यहाँ पे 4s, और 4s के बाद ये 3d1 3d2 3d3 3d4 5 6 7 8 9 10, यहां तक गए, है ना? ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास पहली ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? 3D सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या होगी हमारे पास? 4D सीरीज। ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन क्या होगी बच्चा? 4D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी 5D सीरीज, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होगी 6D सीरीज। किसी को दिक्कत है इसमें? 3D 4D 5D 6D का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोटबुक निकालो, साथ के साथ लिखते चलना है इन चीजों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये हम जो यहां लिख रहे हैं इसमें ये माइनस नहीं है, 1-10 या 1-2 मत लिखना, इसे क्या है? 1 to 10 है। 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर आएंगे, और 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर आएंगे। यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर याद करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एस वाले का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बड़ा है, और डी वाले का छोटा है, 4s 3d, इसीलिए वो n-1d लिखा है। समझ में आई ये बात? ठीक है ना? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेशक डी ऑर्बिटल के अंदर कंसीडर किया जाता है, लेकिन डलता पहले एस में, निकलता भी पहले एस में से, ये पता है सबको। वो n+l रूल के अकॉर्डिंगली होता था। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ऑर्बिटल वालों की, वो क्या रहेगी? n-1 d1 to 10 और ns2। डन है? एस के अंदर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर क्या हो सकते हैं हमारे पास? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो n-1 है इसको क्या कहते हैं बच्चा? इनर डी ऑर्बिटल्स को कहते हैं। इनर डी ऑर्बिटल्स क्यों है? क्योंकि एस से पहले जो डी ऑर्बिटल भरा गया है उसकी वजह से, क्योंकि वो एस ऑब्वियसली भरा पहले एस जाता है, वो n+l रूल के अकॉर्डिंगली, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली एस से पहले वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डी ऑर्बिटल लाई करता था। ऐसा ही था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो जो डी ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से पहले वाले तीसरे वाले में लाई करता है। पक्का? किसी बच्चे को इस बात में परेशानी तो नहीं है? डन है? तो ये n-1
हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल्स के लिए स्टैंड करता है। डन है। फिर हमारे पास आता है बच्चे एक्सेप्शंस। क्या क्या थे ये ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जो ग्रुप 12 वाले एलिमेंट्स है, क्योंकि इन सब की क्या है बच्चा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिवाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, तो सिवाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई भी और प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी पोजेस करने के लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल चाहिए था, जो कि इनके पास नहीं है। डन है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ये हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर और पीरियोडिक टेबल के अंदर +1 में पढ़ा था। क्रोमियम की क्या होती है बेटा, 3d5 4s1। हमें पता है ये क्यों आई थी, क्योंकि यहां पर हमें पार्शियली फिल्ड, बेसिकली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई बात नहीं। कॉपर का क्या रहेगा बेटा, 3d10 4s1, ये याद है दोनों को, दोनों का याद है सबको। कॉपर और क्रोमियम की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजेस कर रहे थे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या आ रही थी, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम सिमेट्री, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर देते है ना। तो शील्डिंग स्क्रीनिंग अलग है इसमें, यहाँ नहीं है वो वाला। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई है अभी? अब देखो बच्चा, ये जो है पीडी, दिस हैज नो इलेक्ट्रॉन इन एनएचएल। एक और एक्सेप्शन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एनएचएल में नहीं होता। एक और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। इसका एटॉमिक नंबर 46। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, 4d10 5s0। ये भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये 4d8 5s2 होना चाहिए था, जस्ट टू गेन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस के इलेक्ट्रॉन डी के अंदर लाई करते हैं। 3d8 वाला बाकी सब में नहीं होता, इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि 4d और 5s का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत सिमिलर है, और वो इतना सिमिलर है कि जो s वाला है अगर वो d में शिफ्ट हो जाता है तो खुद उसे कुछ खास एनर्जी रिलीज या एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती। क्लियर है ये वाली बात? वो नोबल गैसेस क्यों नहीं है? देखो, जो ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, अब मेरी बात समझो, इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को समझोगे क्या होता है। अब मैं पहले हीलियम की बात कर रहा हूं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ऑर्बिटल कितना, 1, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, आ गए। नेक्स्ट आता है कौन से वाला, आर्गन, मतलब नहीं, हीलियम, नियॉन आएगा पहले। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, 2 के अंदर क्या क्या आ सकता था, 2s और 2p, दोनों के दोनों भरे हुए हैं पूरे, 1s तो पहले ही भर गया था। नेक्स्ट आर्गन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एंगुलर कितना आएगा, 3s 3p और 3d, ऐसा आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 पे फुली फिल्ड है वो, और जैसे ही 3p6 पे आता है इसके बाद 3d नहीं भरा जाता, पहले क्या भरा जाता है, 4s। तो ये ऑलरेडी एनर्जी लेवल के हिसाब से मोस्ट स्टेबल पे पहुंच गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं 3d वालों पे आता हूं तो वहां पे 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब ये 4s2 वाला ऑर्बिटल बीच में आ गया, तो 4s के आने की वजह से यहां 4p वाला खाली पड़ा है अभी, तो इनके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स का p में जंप करने की। तो जो फुली फिल्ड है वो पेयरिंग, मतलब इस पेयरिंग को ब्रेक करके अनपेयर्ड की तरीके से p में जंप कर सकता है। तो ये फुली फिल्ड जरूर है बट ये नोबल गैस नहीं बना, क्योंकि इसके साथ एक और एनर्जी लेवल अवेलेबल है जहां इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जा सकते हैं। तो किसी एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगी तो ये अपने फुली फिल्ड वाले पार्ट को ब्रेक कर देंगे। समझ में आ रहा है? जो डी ब्लॉक, जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं ना, तो उनका p ऑर्बिटल पूरा भरता है। p ऑर्बिटल
ऑलमोस्ट डिस्टिंग्विश करता है अपने आप को बाकी आगे एस वाले की एनर्जी लेवल से, जिसकी वजह से हम उसको मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान रहे हैं। वो नोबल गैसेस अलग आ जाएंगे। फिर हमारे पास आता है बच्चा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये अपने पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अपने को पता है नॉर्मली, जो जिंक की लिखी हुई है यहाँ पे सीधा। अब हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ एटम। आयनाइजेशन ऑफ एटम क्या होता है बच्चा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम द इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम 4s ऑर्बिटल रेदर देन 3d ऑर्बिटल दो द फॉर्मर वाज फिल्ड अर्लियर। ये रूल याद है सबको, हमेशा जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हमेशा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डलते भी पहले 4s में हैं और निकलते भी पहले 4s से। यही होता है आयनाइजेशन में। अगर मैं किसी को एनर्जी दूंगा तो इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए पहले आते भी s में है, लेकिन जब एनर्जी देके मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले भी कहां से, पहले 4s वाले में से। ये बात समझ में आई है? ये हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी किया था और उसमें भी किया था, ये अपना पीरियोडिक टेबल के अंदर भी, कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते कहां से हैं बच्चा, s ऑर्बिटल से, डलते भी पहले 4s ऑर्बिटल के अंदर। ये डन, ये आयनाइजेशन ऑफ एटम हो गया। फिर आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या कहता है बेटा, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज decreases with increase in atomic number, but this decrease in atomic radii becomes small after midway। इन्होंने क्या बोला है, जब हम किसी पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पे देखो हम 3D सीरीज की बात करते हैं, मान लो ये वाली स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम वाली है, जो इस 3D सीरीज की बात कर रहे हैं सिर्फ d ऑर्बिटल की। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट साइड आता जा रहा हूं तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, एक ही शेल न्यूक्लियस यहां पे इस सर्टेन डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, है ना, प्रोटॉन्स अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इतने ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगी कि नहीं, धीरे धीरे साइज छोटा होना शुरू होएगा, अंदर न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जा रहा है, बाहर नेगेटिव चार्ज सेम डिस्टेंस पे आता जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई। लेकिन मिडवे पे पहुंचने के बाद, ऑलमोस्ट बीच या थोड़ा सा आगे पहुंचने के बाद, अब मैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां दे रहा हूं, 6-7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आनी शुरू होगी। ज्यादा छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज आएंगे, वही आपस में धक्का मुक्की करेंगे और उसकी वजह से वो साइज बढ़ जाता है। तो मिडवे तक क्या होता है, बीच में आते आते सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है और साइज छोटा करता रहता है। लेकिन उसके बाद और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर सेम डिस्टेंस पे मैं डाल दूंगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण वो साइज एक्सपैंड कर जाएगा। समझ में आया ये रीजन? सबको पता चला रीजन क्या है इसका? अगर मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूं, मान लो जैसे हम यहां हैं, मैं कौन हूं, न्यूक्लियस। मैंने कहा अब हर बच्चा आ रहा है मुझे फीस दे रहा है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। फीस मान लेते हैं प्रोटॉन, एक एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का पॉजिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो वो हर स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। स्टूडेंट्स कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं हर बच्चे को अपने क्लोज बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब तक 5 बच्चे 6 बच्चे हैं तब तक क्लोज बिठा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत क्लोज बैठे हम साथ में, एक बेंच 2 बेंचों के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। अब और स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, तो अब मैं 5 या 6 बेंचेस पे अगर बिठाने की सेम डिस्टेंस पे कोशिश करूंगा, बिठाना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी लगेगी, धक्के मुक्के लगेंगे, लात पैर लगेंगे, तो तुम आपस में एक्सपेंशन फैलाना शुरू कर दोगे। मैं चाहता हूं क्लोज बैठे, अट्रैक्टिव फोर्स देना चाहता हूं, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो डोमिनेट करेगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स दूर तक फैलना शुरू करेंगे। तो मिडवे के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। किसी बच्चे को परेशानी? ये ग्राफ समझ में आया? फिर ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ग्राफ के अंदर बीच तक किसी सर्टेन पॉइंट तक आते आते क्या हो रहा था बच्चे, साइज डिक्रीज हो रहा था। इसके बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर गई, इसलिए वापस से साइज इंक्रीज कर गया, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर गया। कोई सर्टेन पॉइंट नहीं है, ऐसा है चेंज होना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट मिडवे से। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे पास ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इसमें लगा लो आयरन के आसपास से होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पार्शियली फिल्ड सब सिंगली फिल्ड चल रहे थे, यहाँ से पेयरिंग होनी शुरू हुई, रिपल्शन डोमिनेट करनी शुरू करेगी, धीरे धीरे वापस से साइज इंक्रीज करना शुरू करेगा।
ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसके अंदर द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स आर नियरली द सेम ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक बड़ा टॉपिक और एक बहुत ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक आ गया है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार अभी यहां भी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझा रहा हूं। देखो इन्होंने पहले बोला क्या, पहले एक बार फिर से पढ़ो और समझो। इसमें पहले ना मैं एक वापस से पीरियोडिक टेबल वाला कंसेप्ट समझाता हूं। मैंने क्या कहा था, जब ऊपर से नीचे आएंगे शेल्स ऐड होती जाएंगी, साइज इंक्रीज होता जाएगा, यही होता है। पहले में एक शेल है, दूसरे में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करके है। तो जैसे जैसे शेल्स ऐड होती जाएंगी क्या होता जाएगा, साइज इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, पहले इस चीज पे ध्यान देते हैं। हमने क्या बात करी थी, मैंने जैसे बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो शेल्स ऐड होती हैं, 1s 2s 3s 4s, नीचे आते आते साइज इंक्रीज होना चाहिए। सेम ट्रांजिशन वालों के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जब हम 3D से 4D सीरीज में आएंगे तो क्या होना चाहिए, शेल इंक्रीज होनी चाहिए। 3D के बाद 4D आ रहा है, फिर 5D आ रहा है, फिर 6D, साइज इंक्रीज होते रहना चाहिए। लेकिन यहां ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड, एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर नियरली सेम ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सेकंड और थर्ड का ऑलमोस्ट साइज कैसे सेम हो सकता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तो शेल ऐड हो गई है बीच में, है ना। जो हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, 4D, ये फर्स्ट ट्रांजिशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से होते हुए थर्ड ट्रांजिशन में जब मैं आऊंगा, ये बात समझ में आ रही है सबको, फर्स्ट से सेकंड में साइज इंक्रीज कर गया, सेकंड से थर्ड में भी तो शेल इंक्रीज हुई है, तो फिर साइज इंक्रीज करना चाहिए। पर इन्होंने कहा कि इसमें साइज इंक्रीज नहीं किया ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथनॉइड्स पता किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ध्यान से देखो, जब मैं 3D से 4D के अंदर आ रहा हूं, फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड के अंदर, यहां पे कोई d ऑर्बिटल है, सिर्फ f ऑर्बिटल तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इससे इस वाले शेल के अंदर आ रहा हूं, तो यहां बीच में 57 से 71 वाले ये लेंथनॉइड्स आ गए सारे। और लेंथनॉइड्स कौन है, लेंथनॉइड्स हैं जिनके बदले में 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। अगर 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डोमिनेट करके साइज छोटा बड़ा कुछ तो होना चाहिए। लेकिन f ऑर्बिटल ऐड हुआ है, उसके बाद d आएगा, तो साइज तो बहुत बढ़ना चाहिए था, साइज बढ़ना चाहिए था कि नहीं। जब हमने d के बाद 4D के बाद जब मैं 5D पे आ रहा हूं, तो 4D के बीच में ही कहीं f ऑर्बिटल भी आया और फिर 5D भी आया, तो साइज बहुत बढ़ना चाहिए था। इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों है। अब इसके लिए क्या है यहाँ पे, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको अभी डिस्कस करते हैं, आगे भी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। देखो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। वो विभिन्न प्रकार कौन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 कैटेगरी में बच्चों को बांट दिया हमने। अब सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल कौन सा होता है, स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल, जो कि न्यूक्लियस के चार्ज को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता है। न्यूक्लियस के आसपास ही बहुत क्लोज मिनिमम सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स मंडराते जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस के मैक्सिमम चार्ज को खुद ऑक्यूपाई करता है। कुछ ऐसे बच्चे जो हमेशा ही डाउट्स लेके साथ ही बैठे रहते हैं, हमें ही कराओ और किसी को कराने ना दे, ठीक है। किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, एंड आते आते एफ ब्लॉक पे अगर कोई बाहर पीछे बैठा है, भाई पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से बैठे हो। एक एग्जाम्पल है सिर्फ, मान लेते हैं कोई बच्चा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठे, अब यहाँ बेंचेस लगा के बैठ गए, तो उसकी वजह से मैं बाहर वालों के पीछे वाले बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो ये कौन होते हैं, एस ब्लॉक। ये क्या देते हैं बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। ये न्यूक्लियस के आसपास एक शील्ड की तरह बना लेते हैं और न्यूक्लियस के चार्ज का इन्फ्लुएंस बाहर कम जाने देते हैं। ये एस ऑर्बिटल के लिए होता है। अगर हमारे पास अब तो सिलेबस से हट गया, वरना एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल पढ़ते तो उसमें पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत जगह आता है। अब ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले उसको समझते हैं। एस ऑर्बिटल कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट दे रहा है। मतलब क्या हुआ, वो जब यहां बैठ के वो मेरे साथ इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा हूं अपने साथ, और हम इतने स्ट्रांगली बाउंडेड हैं
कि बाहर के डिस्ट्रैक्शंस इनको बाहर नहीं बुला सकती, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से छोड़ के नहीं जा रहे हैं फटाफट से। दैट मीन्स ये रिएक्टिविटी कम शो करेंगे। पता चला। अब आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन से? जो सेकंड बेंच पे बैठे हुए बच्चे हैं, फर्स्ट बेंच पे या सेकंड बेंच पे बैठे हुए, थर्ड बेंच पे बैठे हुए, इन बच्चों का क्या है, नॉर्मल फीस दी है, मतलब वही न्यूक्लियस को एक ठीक ठाक तरीके से इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन बहुत खून नहीं पीना है, जितना पूछना चाहिए उतना पूछा, थोड़ा बहुत खुद पढ़े, थोड़ा बहुत पूछा, नॉर्मल इंटरेक्शन है। न्यूक्लियस के आसपास है, इंटरेक्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं उसके चार्ज को। समझ में आ रही है? तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग माइनर सी है, इनकी वजह से ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से बात नहीं कर पा रहा या मेरी स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही है। दैट इज नॉर्मल शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग बाय पी ऑर्बिटल। अब आते हैं डी ऑर्बिटल, जो चौथे या पांचवें बेंच में। अब चौथे या पांचवें वाले कौन है? ये लोग वो हैं जो फीस तो दे रहे हैं, न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हैं, बट न्यूक्लियस में इंटरेस्टेड नहीं है। डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कौन है? जो न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन्स डाल देते हैं, फीस दी 10 बच्चों के बराबर, अब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात सुनने में। अगर इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ अवेलेबल है, प्रेजेंट है आसपास, बट मेरे चार्ज को शील्ड नहीं कर रहे, मेरे चार्ज को स्क्रीन नहीं कर रहे, तो उनके हिस्से का जोर मैं किसी पीछे वाले पे लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी है। अब इसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन है? अल्लाह के बंदे। ये कौन है? 14 बच्चों के नाम की फीस दे देते हैं, 14 स्टूडेंट है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, आते नहीं है, आएंगे भी तो पीछे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, चिल करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब लास्ट बेंच वाले बिल्कुल पीछे की तरफ, अगर अब लास्ट बेंच के पास वाले बच्चों ने 14 प्रोटॉन्स ऐड करे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बदले, न्यूक्लियस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन उसके चार्ज को शील्ड ही नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं उनके बदले का जोर किस पे लगाऊंगा? जो डी ऑर्बिटल वाले होंगे, तो मैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगा। तो जब 3D से 4D में आया, 3D सीरीज से 4D सीरीज में आया, तो साइज इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियस पहले डी को पकड़ के रख रहा था, अब जैसे ही न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग किया, स्टूडेंट्स भी तो बढ़े, तो थोड़े से दूर दूर फैल गए। अब इसके बाद जब 5D आने लगा, तो 5D से पहले 4F आ गया बीच में। अब जब F ऑर्बिटल आया, तो न्यूक्लियस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया उसने। जब न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, अब 5D डलेगा। वो जो बीच में 4F वाले हैं, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है न्यूक्लियस के चार्ज में, तो इनके हिस्से का जोर किस पे लगेगा बच्चे? डी ऑर्बिटल वालों पे। और उसकी वजह से ये जो डी ऑर्बिटल है वो श्रिंक हो जाएगा। जो बाहर होना चाहिए था, वो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ लेंथनॉइड्स, डी सीरीज 5D सीरीज come closer to the nucleus, and this contraction is known as lengthenoid contraction. कारण समझ में आया सबको? Due to the poor shielding and screening effect of F orbital, the D orbital electrons get closer, or the net effective nuclear charge or attractive force on the 5D orbital electrons are stronger, and hence the size of the atom reduces, and that reduction is basically contraction, is known as lengthenoid contraction. समझ में आया? ये इसी टॉपिक को मैंने बाद में थ्योरी के अंदर भी लिखा हुआ है, प्रॉपर स्टेट मतलब वर्डिंग्स के साथ भी मिल जाएगा। ये आगे हम एफ ऑर्बिटल के अंदर भी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने अभी डिस्कस किया। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई है? ठीक है। तो ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट द एंड ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर रह जाता है। At the end of each period, there is slightly increase in atomic radii. Obviously, जब end में आएंगे तो फिर slightly increase क्यों होएगा? क्योंकि अब lengthenoid contraction के बाद भी, अब इन्होंने क्या बोला? At the end of the each period, हमारे पास अगर मैं हर एक पीरियड की बात करूं, तो end of period कहाँ आ रहा है? यहां से यहां आते आते, तो इनमें थोड़ा सा साइज इंक्रीज क्यों कर गया? क्योंकि जैसे जैसे इधर को आते जा रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी तो साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर बात है ये? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा आयनिक रेडियाई, डेंसिटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनिक रेडियाई पता है बच्चे सबको क्या होता है? जब आयंस में कोई चीज कन्वर्ट होती है। आयंस में कब होती है? बीइंग मेटल, दे हैव द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एक आउटरमोस्ट शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन गया है, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। जहां मेरे अंदर क्षमता थी कि मैं
30 इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता हूं। अब अगर मेरे को 29 को खींचना है तो मैं ज्यादा जोर से खींच पाऊंगा, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा उस वजह से। उसके लिए वर्डिंग क्या रखेंगे, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। पहले 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, अब 30 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन्स या 28 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खींच पाएंगे, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। आयनिक रेडियाई के अंदर हमारे पास क्या है, इन जनरल द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जहां 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ मैं, जहां 30 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की, तो अब 30 प्रोटॉन 29 को खींच रहे हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकला, अब 30 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकला, अब 30 प्रोटॉन 27 को खींच रहे हैं। तो जब 27 को खींचेंगे तो जाहिर सी बात और ज्यादा जोर से खींच पाएंगे। तो विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज मोर इंक्रीज इन नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, हेंस साइज गोज ऑन डिक्रीजेस। पता चला ये प्रज्ञा बच्चा, पता चलिए ये बात। फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट द रेडियाई जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या रहेगा, जैसे जैसे हमारे पास क्या होता जाएगा, जो रेडियाई है वो डिक्रीज करता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के साथ। कोई वही सेम, अगर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाता जाएगा और साइज डिक्रीज करता रहेगा। डेंसिटी क्या रहती है बेटा, ऑल दीज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी विद इन अ पीरियड द डेंसिटीज वेरी इनवर्सली विद एटॉमिक रेडियाई। तो सीधी बात है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, साइज बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगी, मास उतना ही रहेगा, डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। यही रहेगा ना, साइज बढ़ता जाएगा, जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी उतनी घटेगी, इनवर्स रिलेशन है इनका सीधा, है ना। तो जिस जिस तरीके से साइज में चेंज आ रहा था, डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन के साथ चेंज आ जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पीज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट क्वाइट स्लोली अमंग डी एलिमेंट्स। ये क्या है बच्चा, आयनाइजेशन एंथैल्पीज अपने को ऑलरेडी पता है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन, बेसिकली वही। तो यहाँ पे क्या है, जब हम लेफ्ट से राइट के साथ साइड जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी राइट टू लेफ्ट आते हुए इंक्रीज करती जाएगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आते हुए साइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता रहा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, एक सर्टेन टाइम के बाद वापस बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली वो डिक्रीज हो रहा है। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही थी। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को परेशानी? इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां तक अभी करते हैं, ठीक है, बाय।